क्लास 12 के परमाणु संरचना और स्पेक्ट्रम उत्पत्ति पाठ का ये वीडियो हम आपको दे रहे हैं, जिसमें उत्तेजन विभव और आयनन विभव को समझाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पहले पता हो चुका है, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि हर परमाणु की विविक्त ऊर्जा अवस्था होती है। ठीक है। अब जैसे कोई परमाणु अपनी विविक्त ऊर्जा अवस्था में तो ऑलरेडी होती है, और अपने प्रारंभ में जब उसके साथ कोई भी क्रियाएं ऊर्जा की नहीं होती तो अपनी निम्नतम अवस्था में होती है। ठीक है, निम्नतम अवस्था में होती है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई परमाणु है और अपनी कक्षा में उसके इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, अगर इसको बाह्य स्रोत से हम ऊर्जा दें तो बाह्य स्रोत से परमाणु को ऊर्जा देना, हीट कर नहीं सकते, गर्म कर नहीं सकते, फिर से आप उस पर और क्रिया कर नहीं सकते। तो इसको अगर हम त्वरित करना चाहते हैं, इसको ऊर्जा देना चाहते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक त्वरक विभव दे करके इसको गति देते हैं और उसके बाद परमाणु पे बमबारी कराते हैं। जब बमबारी कराते हैं तो इसका जो टक्कर होता है, टक्कर पूर्ण प्रत्यास्थ होता है, और ये टक्कर लेने के बाद ये परमाणु उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। तो ये परमाणु अपनी ऊर्जा अवस्थाएं बदलता है, यानी विविक्त ऊर्जा अवस्था में जो शून्य अवस्था में होता है, न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में होता है, उसको ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। तो इसी क्रिया को कहते हैं हम उत्तेजन विभव। उत्तेजन विभव क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया हुआ न्यूनतम त्वरक विभव, त्वरक मतलब चलने लायक, चलाया जाए इलेक्ट्रॉन को, तो उस त्वरक विभव दिया जाता है जो किसी परमाणु से टकराने पर परमाणु को उत्तेजित कर सके। उत्तेजित कर सके मतलब परमाणु को अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में पहुंचाए। तो उसको हम कहते हैं परमाणु का उत्तेजन विभव। ठीक है, जिस भी ऊर्जा पर परमाणु उत्तेजित होता है, ठीक है, तो जितने भी उत्तेजन विभव हैं उस पर वो उत्तेजित होगा, जितने भी उसके ऊर्जा स्तर हैं, तो उत्तेजित कर सके उस उत्तेजन विभव कहते हैं। जैसे पारे के परमाणु का प्रथम उत्तेजन विभव है कितना, 4.86। यानी किसी पारे के परमाणु को अगर इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊर्जा से अगर हम टक्कर करेंगे तो वो परमाणु अपनी प्रथम उत्तेजन विभव को प्राप्त करके अपनी ऊर्जा स्तर को क्या करेगा, बदलेगा। अब इसमें देखिए जो उत्तेजन विभव है, तो उत्तेजित जो उत्तेजन विभव है आपका, उसी तरह उत्तेजन ऊर्जा होती है। तो उसमें जो ये ऊर्जा लेकर के वो उत्तेजित हुआ है, उसी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान उसका प्रथम उत्तेजन विभव कहलाता है। ठीक है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया न्यूनतम त्वरक विभव जो परमाणु से टकराने पर उसे उत्तेजित कर सके, उस परमाणु का उत्तेजन विभव कहलाता है। हर परमाणु का उत्तेजन विभव मान अलग अलग होता है। ठीक है। आयनन विभव क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम विभव, ये भी आपका न्यूनतम त्वरक विभव ही है। त्वरक विभव जो किसी परमाणु से टकराकर परमाणु को आयनित कर सके। आयनित मतलब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सके, तो उसे हम कहते हैं आयनन विभव। उस परमाणु का क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। या उससे ऊर्जा को कहेंगे, जैसे हम अगर ऊर्जा की परिभाषा दें, जैसे आयनन ऊर्जा को समझाना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन को दिया गया वह न्यूनतम ऊर्जा, त्वरित ऊर्जा जो किसी परमाणु से टकरा कर परमाणु को आयनित कर सके, उस परमाणु की आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है। तो पारे के परमाणु का जो आयनन विभव होता है 10.4 वोल्ट का होता है, और पारे के ही परमाणु की जो आयनन ऊर्जा होती है वो 10.4 वोल्ट की होती है। कहने का मतलब है कि ये पारे का परमाणु है और इसको अगर हमने 10.4 वोल्ट की ऊर्जा दे दी तो ये क्या करेगा कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी एक और देखते हैं, संक्रमण, अवशोषण संक्रमण और उत्सर्जन संक्रमण, दो संक्रमण होते हैं।
तो याद रखिएगा सभी परमाणु अपने विविक्त ऊर्जा स्तर में होते हैं, विविक्त ऊर्जा स्तर के होते हैं। तो परमाणु प्रारंभ में अपनी मूल अवस्था में होते हैं, सबसे मूल अवस्था में होते हैं। जब परमाणु को निश्चित ऊर्जा मिलती है तो उसे वो अवशोषित करके अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। इससे प्राप्त ऊर्जा संक्रमण को अवशोषण संक्रमण कहते हैं। जैसे हर परमाणु अपनी न्यूनतम ऊर्जा अवस्था यानी यहाँ होता है, जब उसे ऊर्जा मिल जाएगी 4.86 की, तो ये परमाणु अपने उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाएगा। उसी परमाणु को अगर मिल गई 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा, तो वो चला जाएगा इस अवस्था में। और उसी तरह अगर परमाणु को मिल गई 8.8 की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो वो चला जाएगा अपने इस अवस्था में, ठीक है। और ये उसकी आयनन अवस्था है 10.4 की। जब इसी परमाणु को उच्च ऊर्जा मिल जाएगी तो वो चला जाएगा 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी आयनित हो जाएगा। इसे आयनीन ऊर्जा क्षेत्र कहते हैं। तो ये बात समझ में आई कि सभी परमाणु अपनी विविक्त ऊर्जा अवस्था होती है परमाणुओं की। तो परमाणु प्रारंभ में अपनी मूल अवस्था में होता है, यानी यहाँ होता है। और जब परमाणु को बाह्य स्रोत से निश्चित ऊर्जा मिलती है, देखिए हम पहले भी कह चुके हैं कि विविक्त ऊर्जा अवस्था का यही मतलब होता है कि हर परमाणु के पास एक निश्चित ऊर्जा ग्रहण करने की और उत्सर्जित करने की क्षमता होती है। तो यही कहना चाहते हैं कि जब उसे बाह्य स्रोत से निश्चित ऊर्जा मिले, मतलब कम तो लेगी नहीं, 4.86 से कम लेगी नहीं, वो 6.67 से कम लेगी नहीं या ज़्यादा लेगी नहीं, तो एक निश्चित ऊर्जा में जब मिलेगी तो अपने निम्न ऊर्जा अवस्था से उच्च ऊर्जा अवस्था में जाएगी। तो इस क्रिया को हम कहते हैं अवशोषण संक्रमण। देखिए अवशोषण संक्रमण ऐसे दिखाया जाता है, इसी को कहते हैं अवशोषण संक्रमण। ये लाइन बनाना ही आपका संक्रमण शो करता है। उसके बाद है उत्सर्जन संक्रमण। इसको भी देखिए, समान रूप से सभी परमाणु अपनी किस अवस्था में होते हैं? मूल अवस्था में या न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में होते हैं। इन्हें बाह्य स्रोत से ऊर्जा जब मिल जाती है तो ये अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था में उत्तेजित होकर चले जाते हैं। 10⁻⁸ सेकंड बाद वह पुनः अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में क्या करते हैं या ऊर्जा स्तर में वापस आते हैं और एक निश्चित ऊर्जा के प्रकाश फोटान के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इस क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन संक्रमण। जैसे देखिए, जैसे ये हमने बताया पारे के परमाणु के लिए ही बनाया है, पारे के परमाणु का ऊर्जा स्तर हमने दिखाया है। देखिए जब इस पारे के परमाणु को ऊर्जा मिलेगी तो उस ऊर्जा को वो ग्रहण करके अपनी उच्च ऊर्जा अवस्था में चला जाएगा, है ना। ये चला गया यहाँ पे। अब जाने के बाद जब हम ऊर्जा हटा लेते हैं, ऊर्जा देना बंद कर देते हैं, तो वो क्या करता है, उसके परमाणु जैसे 10,000 परमाणु अगर यहाँ गए हैं, 5,000 यहाँ गए हैं, 2,000 यहाँ गए, तो वो क्या करता है कि क्रम से अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में 10⁻⁸ सेकंड में वापस आने की कोशिश करता है या आता है। तो यहाँ से यहाँ आने में, चूँकि यहाँ का जो वो ऊर्जा स्तर है वो 4.86 का है, मतलब यहाँ से यहाँ जाने में वो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा ले चुका है। तो जब वो वापस आने लगेगा अपनी निम्न ऊर्जा अवस्था में, तो इतनी ही ऊर्जा को क्या करेगा, वो निकालेगा। तो निकालेगा तो वो ने कहा था, या फ्लांक कहते हैं कि जितनी ऊर्जा वो लिया है उतनी ऊर्जा का निकालेगा। और किस रूप में निकालेगा? प्रकाश फोटान के रूप में निकालेगा। और निकालने के बाद वो जो क्रियाएं हैं, जैसे यहाँ से यहाँ आने की, उच्च ऊर्जा अवस्था से लौटने की क्रियाएं हैं, देखिए यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो ये जो लाइनें बनी हैं इसको कहते हैं उत्सर्जन संक्रमण लाइन, और ये पूरी क्रिया उत्सर्जन संक्रमण की होती है। याद रखा करिएगा। इसमें देखिए तरंगदैर्घ्य कैसे निकलता है। तो फ्लांक के अनुसार, जैसे मान लीजिए कि वो E1 से E2 में जा रहा है, जैसे E1 है, E1 से अगर E2 में जा रहा है, वो यहाँ से यहाँ उतर रहा है, ठीक है, तो एक निश्चित ऊर्जा देगा। और ये किस रूप में देगा? फोटान ऊर्जा के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा E बराबर hc/λ, लैम्डा बराबर क्या लिखेंगे हम? hc/e, यानी
यहाँ पे ये जो E है वो इन दोनों का डिफरेंस है। तो यहाँ से जो फोटान निकलेंगे आपके यहाँ से, उनका तरंग दैर्ध्य क्या होगा, ये होगा। यानी जिस भी ऊर्जा खंड को वो पार कर, जैसे यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इतनी दूर के बीच में वो 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकालेगा। इसमें एक निश्चित फोटान की ऊर्जा निकलेगी। अगर वो यहाँ से यहाँ आ रहा है तो 6.67 की इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा निकालेगा, उसका निश्चित फोटान होगा। तो हर फोटान का तरंग दैर्ध्य जो होगा इस सूत्र से निकाला जा सकता है। ये ऊर्जा संक्रमण की बात है। ठीक है, एक और चीज़ बता देते हैं, उत्सर्जन संक्रमण जो होते हैं, उत्सर्जन संक्रमण में जो स्पेक्ट्रम बनता है वो आपके 3 तरह का बनता है। चलिए वो अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। फिलहाल तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि समान रूप से सभी परमाणु मूल अवस्था में होते हैं, ऊर्जा अवस्था में होते हैं। जब इन्हें बाह्य स्रोत से ऊर्जा मिलती है तो अपने ऊंचे ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं और जाने के बाद प्रत्येक परमाणु अपने एक 10⁻⁻8 सेकेंड बाद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ऊंचे ऊर्जा अवस्था में गए हैं वो वापस लौटते हैं और वापस लौटते हुए अवशोषित ऊर्जा को प्रकाश फोटान के रूप में बाहर निकालते हैं। इससे बनी रेखाएं, ये बना हुआ क्रिया उत्सर्जन संक्रमण कहलाता है। यानी अवशोषण के बिना उत्सर्जन संक्रमण संभव नहीं है। यानी पहले उस परमाणु को कहाँ जाना होगा, उच्च ऊर्जावस्था में जाना होगा, तब उसका संक्रमण होगा। यानी अवशोषण संक्रमण होने के बाद ही अपने वो उत्सर्जन संक्रमण की क्रिया दिखाता है। जैसे परमाणु है, उसका इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जा चुका है। अगर ये पहली कक्षा में है तब तो कोई बात ही नहीं। अगर पहली से दूसरी में जा रहा है, मतलब कि 1 से 2 में जा रहा है, तो ऊर्जा लेके जाएगा। 10⁻⁸ सेकेंड बाद ऊर्जा को निकालते हुए वापस आएगा। तो यहाँ से जो निकालेगा वो फोटान के रूप में। ऐसी क्रियाओं को व्यक्त करना ही उत्सर्जन संक्रमण कहलाता है। धन्यवाद। आपको ये समझ में आया होगा, ऐसा कोई है नहीं कि ना समझ में आए।